ये सॉलिडस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है नवाब मलिक जी के परिवार की। इस पर लेने वाले की साइन है, वो है फराज मलिक इनकी। जो बड़े बड़े क्रिमिनल हैं, आपने मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें सभी लोगों को जो सरकारी कमीशन है, सरकारी बोर्ड है, उसका अध्यक्ष क्यों बनाया? नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। ड्रग्स क्रूज यानी क्रूज ड्रग्स से जो मामला उठा था, क्रूज ड्रग्स मामले को लेकर जिस तरह से उसमें फिल्मी हस्तियों के रिश्तेदारों के नाम आए और वहां से जो मामला उठा, वो मामला उठने के बाद अब एक खबरों का तूफान जैसा बनता चला जा रहा था। उसके बाद जो कुछ उसमें तब्दीलियां आई हैं, किस तरह से कई ऐसे नाम और चेहरे आए जो पहले से मशकूक थे, चाहे वो गोसावी हो या फिर भानुशाली हो, उसके अलावा कई और नाम आए। बहरहाल इसका एक मंजिल इसकी यहां तय हुई कि कुछ लोगों को जिनके बारे में बहुत ज्यादा शोर था या जिक्र था, उनमें से एक आर्यन खान का नाम है, जमानत मिल गई। मुनमुन धमेजा को जमानत मिल गई और अरबाज बच्चन को जमानत मिल गई। उसके बाद जिस तरह से समीर वारखेड़े और उनकी टीम पर लगातार एमवीए सरकार के वजीर निशाना साधते रहे, अब वो निशाना इस तरह से तेज होता गया, अब वो निशाना बढ़ते बढ़ते अब महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला पर जा पहुंचा। चूंकि ये मामला बहुत ज्यादा सियासी हो चुका और ऐसा लग रहा है कि जैसे अब पूरा का पूरा एमवीए, न सिर्फ ये कि एक वजीर, न सिर्फ ये कि एनसीपी के कौमी तर्जुमान, बल्कि पूरा एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी बनाम बीजेपी ये मामला होता दिख रहा है। और इस मामले में इल्जाम दर इल्जाम का सिलसिला इस कदर अब तेज हो गया है कि बयानों से ज्यादा अब बम फोड़े जाने की बातें भी की जाने लगी हैं। जी हां, नवाब मलिक ने कहा था कि हम अब इल्जामात के ऐसे सिलसिले को आगे लाएंगे जो सही होंगे और ये एक तरह से विरोधी पर यानी मुखालिफ पर हाइड्रोजन बम जैसा होगा। अब उस पर जवाब क्या आया है? कहा यह जा रहा है बीजेपी की जानिब से कि बात हाइड्रोजन बम की हुई थी, लेकिन यह तो फुलझड़ी भी नहीं निकली और खुद अपना हाथ भी झुलस गया। दरअसल इस पूरे डायलॉग के बीच में क्या है, कौन सी ऐसी रंजिश है, कौन सी ऐसी खुन्नस है जिसे कहते हैं, जो एमवीए बनाम बीजेपी को अब इस तरह से सामने ले आया है कि उसमें सीधे तौर पर महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला भी अब आमने सामने आ गए। हालांकि आज यह बात हैरान करने वाली जरूर है कि आज जब इल्जामात का एक नया सिलसिला, चाहे वो हाइड्रोजन बम था, चाहे वो फुलझड़ी थी, उसके बाद जब जवाब देने की बारी आई तो फडणवीस खुद सामने नहीं आए। अब सवाल और जवाब का सिलसिला आगे बढ़ता चला जाएगा और एक सवाल सबसे अहम यह है कि आखिर महाराष्ट्र की यह टक्कर क्या वाकई महा टक्कर बनती चली जा रही है? अगले आधे घंटे इसी पर बातचीत। ये सॉलिडस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है नवाब मलिक जी के परिवार की। इस पर लेने वाले की साइन है, वो है फराज मलिक इनकी। जो बड़े बड़े क्रिमिनल हैं, आपने मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें सभी लोगों को जो सरकारी कमीशन है, सरकारी बोर्ड है, उसका अध्यक्ष क्यों बनाया? तो महाराष्ट्र में महा टक्कर में आपका इस्तकबाल है। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं जो इस बातचीत में हमारे शामिल रहेंगे। हमारे साथ है डॉक्टर पवन पांडे, एनसीपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है यानी कौमी तर्जुमान है। हमारे साथ अली दारूवाला है, तर्जुमान बीजेपी, और हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी। आप तीनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं आपसे थोड़ा सा वक्त लूंगा इस बारे में कि पहले आप हमें यह बताएं अपनी तरफ से, जो इस पूरे मामले को लेकर ये जो लड़ाई है, ये जो टक्कर है महाराष्ट्र की महाटक्कर, क्या इसका अंजाम बहुत जल्द आने वाला है? ये आखिर लड़ाई कहां तक जाएगी? ये टक्कर, ये मुकाबला कहां तक होगा? मैं
अली दारूवाला, पहले आपके पास आता हूं, आपका पहला इस पर रिएक्शन क्या है? 1 मिनट। ये जो रिएक्शन जो देना है, सबसे पहले ये एक मजाक बना के रखा है एनसीपी जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने, जो कल रात को इतने बड़े बड़े दावे किए कि हाइड्रोजन बॉम्ब ये लोग फोड़ेंगे। हाइड्रोजन बॉम्ब तो दूर की बात, इनकी जो फुगा बोलते ना, फुगे की हवा भी नहीं थी इसके अंदर। चलो ठीक है, आम जनता देख रही है, सारा देश देख रहा है, आवाम देख रही है, ये ऐसी तरीके की बातें नेशनल टेलीविजन पे करना ये शोभा नहीं देता। भारतीय जनता पार्टी 18 करोड़ सदस्य वाली पार्टी है। हम लोग जो भी यहाँ पर मुद्दे लाते हैं ये विद पेपर और विद एविडेंस हम लाते हैं, इसके ऊपर ही बात करना है। मैंने आज ये तय करके आया हूं कि आपके टेलीविजन पे क्या आज जो मुद्दा है उसी के ऊपर हम बात करेंगे और इसको गोल गोल घुमा के राष्ट्रवादी वालों को। ठीक है, फिलहाल आपका पहला रिएक्शन यही है कि ये हाइड्रोजन बम नहीं था बल्कि ये फुलझड़ी थी। मैं आपके पास आता हूं, अभी बने रहे, आधे घंटे आपके पास रहूंगा। डॉक्टर पवन पांडे, नेशनल स्पोक्सपर्सन एनसीपी, क्या हाइड्रोजन बम जो है उसकी हवा निकल गई, ये फुलझड़ी भी नहीं रही, ये इल्जाम है बीजेपी का? देखिए, इन लोग को ऐसा ही लगता है, जब भी कोई भी ऐसी बात आती है सामने तो इन लोग इसी प्रकार से बात करते हैं और अपने जो आरोप होता है उससे लोग पल्ला झाड़ के भागने का काम करते हैं। अभी हमारे साथी ने कहा, बीजेपी के स्पोक पर्सन ने, कि हम इतनी बड़ी पार्टी है, हमारे पास इतने सदस्य हैं, उससे क्या लेना देना? लोकतंत्र में अगर एक व्यक्ति भी आपके खिलाफ आवाज उठा रहा है, अगर वो दस्तावेज तथ्य पेश कर रहा है तो उसकी बात को सुनी जाएगी। ऐसा थोड़े ना है कि आप बहुत बड़ा एक ग्रुप है, बहुत तादाद में है, तो आप किसी की बात को दबा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको सुनना पड़ेगा। लोकतंत्र है, लोकतंत्र की एक मर्यादा है, और जब भी हमारे मंत्री ने कोई भी तथ्य रखा है, आरोप लगाया है, तो उसको बजाबते उसको उन्होंने साबित करने का काम किया और देने का काम किया, देश की जनता के सामने लाने का काम किया है। तो आप सिर्फ ये बोल के पीछे हट जाएंगे कि नहीं मैं बहुत बड़ा दल हूं, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, इसलिए मैं सही हूं, ये कोई बात नहीं होती है। ठीक है, और मैं एक चीज यहां पर यह बताना चाहता हूं कि इससे पहले तो खुद फडणवीस आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने इल्जाम लगाया और उसका फिर जवाब नवाब मलिक ने दिया, कहा कि वो जो इल्जामात है सब गलत है, मैं अब इसके खिलाफ कुछ और बातें करूंगा जो हाइड्रोजन बम होगा। लेकिन उसके बाद जो जवाब देने के लिए आए फडणवीस खुद सामने नहीं आए। एक बात अहम यह हुई है कि आज महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बीजेपी के कारकुनों ने एमवीए की जो हुकूमत है और खासतौर से नवाब मलिक का नाम लेकर आज प्रोटेस्ट किया है। उसकी कुछ तस्वीरें हमारे साथ हैं कि किस तरह से बीजेपी के कारकुनों ने प्रोटेस्ट किया। यानी कि ये लड़ाई जो है अब दो खास लीडरों के बीच ही ना रहकर ये लड़ाई आगे बढ़ती जा रही है। क्या ये लड़ाई अब सड़कों पर आएगी? हमारे पास अगर वो तस्वीरें आ गई हो तो जरा मैं चाहूंगा अपने प्रोडक्शन रूम से कि वो तस्वीरें दिखाएं किस तरह से आज प्रोटेस्ट हुआ है। ये बीजेपी के कारकुन हैं और इन्होंने नवाब मलिक के खिलाफ नारे भी लगाए हैं। तो ये नारे के साथ अब महाराष्ट्र में खासतौर से बीजेपी इस मुद्दे को सड़कों पर ले आई है। अब ये लड़ाई बड़ी होती जा रही है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, वसीम अंसारी। वसीम, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ये लड़ाई अब सड़कों पर आ गई है? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस से हटकर अब सड़कों पर इसका फैसला होगा? और वसीम, क्या आज ऐसा क्या हो गया कि नवाब मलिक के बयानात को बीजेपी के लीडर ये कह रहे हैं उनके इल्जामात के बारे में कि ये बिल्कुल एक तरह से टाई फिस वाला मामला है, ये फुलझड़ी भी नहीं रही, बात हाइड्रोजन बम की थी, और फिर इसका जवाब खुद फडणवीस ने क्यों नहीं दिया? वसीम, देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त मैं बीजेपी ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ। ये हाथों में थैलियाँ आप देख सकते हैं, ये जो थैलियाँ हैं, इन थैलियों में जी बोलिए जलाए गए हैं नवाब मलिक के, यानी कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है अब सड़कों पर उतरकर बाकायदा इन मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ तक बात करते हैं नवाब मलिक की, जो तीन नाम उन्होंने लिए, उन तीन नामों को बाकायदा सामने रखा कि किस तरह से उनका कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है या क्राइम से इनका जुड़ाव है, इस तरह की बातें रखी गई और देवेंद्र फडणवीस जी इसका जवाब दे सामने आकर इस बात का खुलासा किया। खास करके देखा गया था कि नागपुर से जो मुन्ना जी है उनके साथ में, और हैदर आजम जो ये मौलाना आज़ाद ट्रस्ट के अध्यक्ष रह चुके हैं, हाजी अरफात शेख जो पार्टी चेयरमैन रह चुके हैं, ये इल्जामात काफ़ी गहरे थे, काफ़ी बड़े थे, लेकिन इन नेताओं ने सामने आकर बाकायदा इस बात का खुलासा किया। जैसे बांग्लादेशियों को मुंबई में बसाने की बात को लेकर ये खुलासा किया गया, उनके साथ किस तरह से उन्होंने पत्र लिखा था सीएम के फडणवीस
और साथ ही जिस तरह से हाजी अरफात शेख के भाई को लेकर एक फेक करेंसी के मामले में उसमें मामला दर्ज है, उस पर खुलासा किया गया कि जिस वक्त उनका भाई एक सवाल का जवाब वसीम आप दे दीजिए, फिर मैं अपने मेहमानों के पास जाऊंगा। क्या नवाब मलिक ने आज जो भी इल्जामात लगाए, क्या उसके उन इल्जामात के सपोर्ट में उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट दिखाया, कोई प्रूफ दिखाया, जो अक्सर वो दिखाते बताते हैं कॉन्फ्रेंस के दौरान? जी जरूर, जिस तरह से उन्होंने अब 2-3 मुद्दे जो सामने रखे और ये बताने की कोशिश की गई किस तरह से क्रिमिनल्स को बाकायदा बीजेपी के लोग संरक्षण दे रहे हैं, खास करके सीएम उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस जब थे उस दौरान उन्होंने किस तरह से उनका संरक्षण किया। जब उन्होंने हैदर आजम की बात की, उनकी वाइफ बांग्लादेशी, इस तरह के जो आरोप लगाए, तो मालाड पुलिस चौकी में इस बात का मामला दर्ज है, उस बारे में उन्होंने जानकारी दी। साथ ही जिस तरह से फेक करेंसी को लेकर जो सारी चीजें की गई है, उस वक्त कौन कौन उसमें शामिल था, उस दौरान ठीक है। अब हमारे पास आशीष शलर हैं जो बीजेपी के तर्जुमान है, लीडर है, उनका एक छोटा सा रिएक्शन सुनाता हूं नवाब मलिक के आज के सो कॉल्ड हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़े जाने के बाद उनका क्या रिएक्शन है, उसके बाद अपने दोनों मेहमानों से बात करेंगे। जी सुनते हैं बयान। समीर वानखेड़े, रियाज भाटी, इंटरनेशनल कॉल, उगाई, थाना में सेटलमेंट, ये सभी जो आरोप करके आपने एक वातावरण निर्माण करने का प्रयास जरूर किया, लेकिन वो असफल रहा, क्योंकि इन सभी चीजों का और माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का कोई भी संबंध आप ना दिखा पाए, ना उसका पुरावा दे पाए, ना उसका कोई संबंध है। चलिए अब मैं सीधे अपने मेहमानों के पास जाता हूं। अली दारूवाला, आपके पास में आ रहा हूं। आपने कहा कि आज मैं कोई गोल गोल बात नहीं करूंगा, बल्कि जो कच्चा चिट्ठा है वो सामने रखूंगा। तो क्या कच्चा चिट्ठा आपके पास है, बताइए। बिल्कुल, अभी जो आज सुबह में माननीय मलिक जी ने हमारे पे आरोप लगाया, सब में पहला उन्होंने रियाज भट्टी, इनका जो फोटो और हमारे देवेंद्र फडणवीस जी का, ये इन्होंने फ्लैश किया टीवी पर। सब में पहला मैं ये बताना चाहता हूँ, रियाज भट्टी एब्सकॉन्डिंग है, और जैसा उन्होंने हमारे पे कीचड़ उछाला है नेशनल टेलीविजन पे, मैं ये नहीं करना चाहता, ना ही मैं वो व्यक्ति का नाम लेना चाहता हूं, उनके पार्टी के जिसके साथ उनके फोटो है। ये अगर गंदा काम वो करेंगे, जिसको इंग्लिश के अंदर जो बोलते थे गट गेम, ये गट गेम भाजपा नहीं मानती करने में। रहा रियाज भट्टी का जो फोटो जो लिंक करने की कोशिश कर रहे थे, उनके नेताओं के साथ भी फोटो है, जिसका नाम मैं नहीं ले रहा हूं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मुन्ना यादव स्वयं टेलीविजन पे आके नागपुर में उन्होंने स्पष्टीकरण दिया, उनके ऊपर जो भी किस्म के गुने जो दाखिल है, उसे वो पॉलिटिकल क्राइम जो कहते हैं, राजकीय गुने जो है वो उनके ऊपर दाखिल है, ना कि संगीन गुने उनके ऊपर दाखिल है, और वो 1 रुपए का मानहानि का दावा स्वयं मलिक जी के ऊपर लगाने वाले। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, इमरान आलम को काउंटरफिट करेंसी नोट के उलाढाल में इन्होंने वापस लिंक किया हमारे साथ। सर जी, एक मैं क्लियर करना चाहता हूं आपके माध्यम से, इमरान आलम जनरल सेक्रेटरी फॉर कांग्रेस राइट नाउ एट प्रेजेंट, वो राष्ट्रवादी के सदस्य है। उनको उसका स्पष्टीकरण नहीं दे रहा हूं, उन्होंने गलत किया है, उनको सजा हो गई, उनको कोर्ट से बेल भी मिला है, वो सब जुडिस मैटर है, वो कोर्ट उसका निर्णय देंगी, वो दोषी है नहीं है। पर ये जो बोला था हाइड्रोजन बॉम्ब, साहब रियली ये हंसी की मामला है। सर, ये मुद्दे के ऊपर बात करो, अब मुद्दे के बारे में मेरे से डिबेट करो। ठीक है, तो डॉक्टर पवन पांडे मुद्दे के ऊपर एनसीपी या एमवीए बात क्यों नहीं करती? मुद्दे के ऊपर आपके बड़े नेता बात क्यों नहीं करते? ये हाइड्रोजन बम बोलकर फुलझड़ी क्यों फोड़ते हैं? ये सवाल उठा रहे हैं अली साहब, आपको इसका जवाब देना है। देखिए, इन लोग को जो आरोप है, आज हमारे देश में सबसे बड़ी बात यह है जी कि तत्कालीन मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ। तो इसको हम लोग तो हाइड्रोजन बम समझते हैं, इन लोग को तो फुलझड़ी ही लगेगी ना, क्योंकि इन लोग को इस सब से कोई मतलब नहीं है। आप एक चीज बताइए कि नोटबंदी का इतना बड़ा हंगामा खड़ा किया गया, 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी आती है, पूरे देश में रुपए पकड़ाते हैं, हर चीज होता है, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर होता भी है तो 2017 में होता है, 8 नवंबर के दिन ही होता है। 14 करोड़
लगभग 56 लाख की राशि पकड़ाती है। उसके बाद वो पूरा मामला मैनेज हो जाता है, लेकिन उस पर भी इन लोग कुछ नहीं कहेंगे। दूसरी बात, मुन्ना यादव के नाम पर देख लीजिए इन्होंने कितनी अच्छी सफाई दे दी। ठीक है, आपका हैदर आजम पर देख लीजिए, बांग्लादेशी का उसका सारा तथ्य मौजूद है, उस पर भी ये लोग कुछ नहीं कहेंगे, जबकि बांग्लादेश से को सबसे ज्यादा इस देश से वापस भेजने के मुहिम में यही लोग लगे हुए थे, लेकिन उस पर ये लोग कुछ नहीं सफाई देंगे। इसको ये लोग एकदम फुलझड़ी मानेंगे। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि सत्ता में रहते हुए जब एक बड़े मंत्री ने जी एक एनसीबी के एक अफसर पर एक जब जांच की बात की, एक मुद्दा उठाया, तो आखिर बीजेपी के लोगों को क्यों तकलीफ हो रही है, ये बात का जवाब इनको देश की जनता बीजेपी के लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? जनाब अली, आपको जवाब देना है जी। बिल्कुल बिल्कुल, दिशा भूल, लोगों की दिशा भूल बंद करो। समीर वानखेड़े के ऊपर एसआईटी लग गई, आपने कुछ नहीं कहा, हमें कहने का कोई अधिकार भी नहीं है। दूसरा अधिकारी आ गया, वो इंक्वायरी कर रहा है, करेगा, इसमें से जो भी निष्पन्न होएगा वो जनता के सामने आएगा। समीर वानखेड़े ये सरकारी मुलाजिम है, उसका भाजपा से कुछ लेना देना नहीं है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप जो बार बार कहते हो समीर वानखेड़े के तो आपने हीरो बनाया, आपने उसकी जाति, उसका धर्म, उसकी शादी नंबर 1, शादी नंबर 2, उसका जो कास्ट सर्टिफिकेट, वो तो आप लोग ने ढूंढ के निकाला। आपको तकलीफ किधर हो गई? आप बोले है तो प्रूफ करो। उनके पिताजी ने आके बताया क्या ये कौन से कमीशन के सामने जाके, कोई तकलीफ नहीं, वो लोग बताएंगे। हमने किधर कुछ बताया? समीर वानखेड़े तो आपका लोकप्रिय नेता है। नहीं, गलत बात है। आप लोगों ने उसको प्रोटेक्ट किया, तब ये मामला आगे बढ़ा है। आप उसको स्वीकार करिए कि आपने उसको प्रोटेक्ट करने आप आए हैं। ये मामला तब बढ़ा है जब उसको प्रोटेक्ट करने आप लोग आए हैं, उसके बाद से ये मामला आगे बढ़ा है। नहीं कर रहे। एंटी ड्रग्स, एंटी नारकोटिक्स, ये देश में जो जहर फैल रहा है, जिसको रोकने का काम ये कर रहा है बंदा, उसे काम करने दो, उसे ना कि आप ऐसे गुता दो। इससे ये साबित होता है जनता जनार्दन जान चुकी है, आप लोग ना के एजेंसी के साइड से है। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर लिख लिए मैं करना चाहूंगा। सवाल के जवाब में सर आप लोग सवाल पूछने की जनाब अली, मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूंगा कि सवाल के जवाब में जब बात यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो फिर ये जो बीजेपी के जो सपोर्टर्स और कार्यकर्ता सड़कों पर आकर ये जो अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुजाहरा कर रहे हैं, क्या ये एक तरह से आपने इसकी मोरल जो है दे दिया है एनसीपी को कि वो विक्ट्री है और अब आप उसको सड़क पर ले आए? क्या जवाब के जवाब में जवाब नहीं था? नहीं तो इन लोगों ने कहा ना सर अभी इनके प्रवक्ता ने कहा कि हमारे पास इतनी बड़ी फौज है, इतनी बड़ी तादाद है, हम सड़कों पर उतरेंगे, हम धमका देंगे आपको, हम ऐसे कोई शब्द वापरा ही नहीं। आप लोगों की ज़बान में शब्द मत डालो, पीछे ढकेलेंगे क्योंकि मेरे पास तादाद है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? आपका काम है साहब, वो तो आपका काम है साहब, लोगों को डराना, धमकाना, रास्ते पे आना, ये तो राष्ट्रवादी कांग्रेस का काम है साहब। आपने शुरू में यही बात कही है, हमारा काम कैसे हो गया? हम लोग विचारधारा की पार्टी है। मेरा सवाल यहाँ पर अली आपसे मेरा सवाल ये है कि सड़कों पर कार्यकर्ताओं का उतरना, मतलब इसको आप क्या शक्ल देने की कोशिश है? कहां उतारेंगे सड़कों पर? पूरे देश में उतारेंगे या सिर्फ महाराष्ट्र में उतारेंगे या सिर्फ मुंबई में उतारेंगे? उतारा जा रहा है, उतर नहीं रहे हैं साहब। जो कार्यकर्ता जो आज उतरे, जिसका आप लोग ने जो क्लिप बताया, वो इन्होंने इतना घुमा फिरा के बताया। वो जो एसटी आंदोलन जो महाराष्ट्र में हो रहा है, उसके समर्थन में आज भाजपा 10:30 बजे महाराष्ट्र व्यापी आंदोलन का साथ देने के लिए भाजपा कार्यकर्ता रास्ते पर है, ना कि आपके ये समीर वानखेड़े और आपके ये केस से कोई लेना देना नहीं है साहब। आप प्लीज गलत रिपोर्टिंग मत करो साहब। नहीं, मैं रिपोर्टिंग नहीं कर रहा, मैं सवाल कर रहा हूं आपसे। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि बीजेपी के कार्यकर्ता जो सड़कों पर हैं, ये पूरे महाराष्ट्र में आएंगे सड़कों पर या देश में भी आएंगे या सिर्फ मुंबई में? मैं पूछ रहा हूं आपसे। जो जी सर, जी साहब, ये जो आज जो नहीं, जब आप सही सवाल पूछेंगे तो ये लोग कहेंगे कि आप गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आप गलत रिपोर्टिंग मत करिए, इनकी बात को देख लीजिए। वन सेकेंड, मैं
आपको ये कहना चाहता हूं, आज का जो आपने देखा हमारे कार्यकर्ता लोग, वो जो महाराष्ट्र में जो परिवहन मंडल जो चलता है, बसेस जो चलते हैं, उनके 37 लोगों ने गए 1 महीने में दिवाली में आत्महत्या की, क्योंकि इन्होंने, इनकी सरकार ने उनका पेमेंट ही नहीं किया। ये हम विषय से थोड़ा भटक जा रहे हैं। मेरा सवाल इस मुद्दे को लेकर है, मैं ये जानना चाहता हूं, डॉक्टर पवन पांडे आपसे भी जानना चाहता हूं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और किसी का नाम लेकर उसके बारे में फोटो दिखाना या ये करना, ये सिलसिला कब तक चलेगा? अगर किसी के खिलाफ इतने पुख्ता सबूत है तो मीडिया के सामने क्यों, पुलिस स्टेशन में जाकर FIR क्यों नहीं दर्ज कराई जाती? सर देखिए, ऐसा है कि कुछ तथ्य जनता के सामने भी आनी चाहिए। सब बातें कोर्ट में, कचहरी में नहीं होती है। जब लोकतंत्र में एक बात है कि आप जनता से जो वादे करते हैं, आप अच्छी शासन प्रशासन देने की बात करते हैं, तो जब आपका समय था, आपका पीरियड था, आपने जो किया है उसको आप छुपा रहे हैं। आप कहते हैं कि नहीं मैंने सबसे अच्छा किया, अब जो हो रहा है वो सबसे गलत है, तो बताना पड़ेगा ना, आपको भी दिखाना पड़ेगा कि देखिए आप पूरे के पूरे गलत करके और सही करने का बात दावा करते हैं, जनता को गुमराह करने का आप लोगों का काम है, तो वो बताना पड़ेगा ना। तो जब हमारे नेता वो बताने का काम करते हैं, तो इन लोग देख लीजिए सामने से क्या करते हैं। तो क्या आप जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता हमारे लोग नहीं बताएं, क्या बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर है, तो क्या आप एनसीपी और कांग्रेस और शिवसेना के कार्यकर्ता भी सड़कों पर आएंगे? नहीं, अब ये लोग मजबूर करेंगे तो क्या किया जाएगा? इनसे पूछिए, ये बात का जवाब तो इनको देना चाहिए कि आखिर आपके कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं सड़कों पर। जो बात रखी जा रही है आप उसका जवाब दे दो ना। मीडिया में बात रखी गई, आपके खिलाफ बात रखी गई, आपके खिलाफ तथ्य दिया गया, आप सामने से आके उसका जवाब दे दो, बात खत्म हो गई। तो आप रोड पर क्यों उतर रहे हो? आप ये क्यों बता रहे हो हमारे पास बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी तादाद में है, हम नहीं सुनेंगे, हम आपको सड़कों पर रोकेंगे? ये क्या हो गया? ये कौन सी बात का? जब आपसे सवाल किया जा रहा है तो सवाल के जवाब में जवाब होना चाहिए, ना कि सवाल के जवाब में सवाल होना चाहिए। इन लोग केवल सवाल के जवाब में एक नया सवाल पूछने का काम इन लोग कब बंद करेंगे, ये पूछिए इनसे। अली आप जवाब देंगे? बिल्कुल, मैं इनसे ये जानना चाहता हूं, अगर ये कहने के लिए तैयार है, ये जो मिसगाइड करने का जो काम कर रहे, ये आज का जो हाइड्रोजन बॉम्ब बोल के जो आप लोग ने जो लोगों के साथ मजाक किया, ये टोटल जो अनिल देशमुख का अरेस्ट हुआ है उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए किया। अनिल परब जो अब जेल में जाने वाले हैं, उनके करतूतों से उसका ध्यान हटाने के लिए उन्होंने ये किया। साहब, जो आपके जो डेप्यूटी सीएम साहब है, उसके ऊपर जो इनकम टैक्स रेड हो गई, उसका अभी आज 10 से 15 दिनों में उसका वो फाइल होके आप लोग ने अभी तक 1000 करोड़ जो आपके पास संपत्ति मिली, उसका अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। उसका जो अब प्रॉपर्टी अटैच होने वाली है, उसके ऊपर से ध्यान हटाने के लिए आपने ये सब काम किया। ठीक है, और मेन पवन जी अगर आपको जवाब देना हो तो प्लीज आप इशारा कर दीजिएगा। मैं फिलहाल पे नुमाइंदे के पास जा रहा हूं। वसीम, अगर आपकी आवाज मुझे आती है और आपको मेरी आवाज मिल रही है तो मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपको क्या लग रहा है वसीम, क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और जवाबी कॉन्फ्रेंस, ये अब सड़कों पर लड़ाई आ गई है, क्या इस लड़ाई का कोई अंजाम बहुत जल्द आप देख रहे हैं या बहुत लंबी जाने वाली लड़ाई? देखिए, जिस तरह से आज बीजेपी के मुंबई में देखा गया जो कार्यकर्ता सड़कों पर आए और जिस तरह से उन्होंने तस्वीरों को जलाया, ये जो लड़ाई है आगे बढ़ने वाली है और काफी लंबी जाने वाली है, क्योंकि अब तक जो आरोपों का सिलसिला है वो खत्म नहीं हुआ है। रोजाना एक नए खुलासे रोजाना होते हैं और जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने एक आरोप लगाया है नवाब मलिक पे कि कम दामों में करोड़ों की जमीन उन्होंने खरीद ली। भले उन्होंने खुलासा किया, लेकिन इस मामले को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो सीएम तक जाएंगे और हो सकता है जो अथॉरिटी है जांच की वहां तक जाने वाले, तो ये मामला खत्म नहीं होगा। और इसी के साथ जिस तरह से इस महाराष्ट्र की सियासत में अंडरवर्ल्ड का नाम अब आने लगा, कई तरह की जो बातें सामने आने लगी, ये अपने आप में एक अलग ही राजनीति के तौर पर रास्ते नजर आने लगे। आज अगर बीजेपी के कार्यकर्ता उतर के एनसीपी के खिलाफ नारेबाजी करते, नवाब मलिक के खिलाफ नारेबाजी करते, तो हो सकता है कल एनसीपी के कार्यकर्ता नवाब मलिक के समर्थन में आके सड़कों पर उतरे और ये सिलसिला खत्म होना मुश्किल है। क्योंकि जिस तरह से आज जो 2 से 3 नेताओं के नाम लिए हैं, जो आरोप उन पर लगाए गए हैं, उन्होंने भी इस बात के संकेत दिए हैं कि आगे वो बहुत सारी चीज नवाब मलिक के खिलाफ भी खोल सकते हैं। तो इसे लेकर वो कहीं ना कहीं बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। बीजेपी के जो नेताओं को लगातार घसीटा जा रहा है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रहे हैं, कई नाम सामने आ रहे हैं, कई आरोप लग रहे हैं, क्योंकि ये सिलसिला शुरू हुआ एनसीबी से, समीर वानखेड़े से शुरू होता है, जाति प्रमाण पत्र से शुरू होता है, फिर भ्रष्ट नेताओं का होता है, फिर एक पूरा मामला सामने अलग
रूप लेता ठीक हुआ है, नजर आने लगा शुक्रिया है। आपका डॉक्टर पवन पांडे। एक छोटा सा जवाब दीजिएगा, क्या एमवीए के कार्यकर्ता कांग्रेस के, एनसीपी के और शिवसेना के भी क्या आप सड़कों पर आएंगे, या ये अब ये कहानी खत्म होने वाली है? देखिए, हम लोग की तरफ से ऐसी कोई मंशा नहीं है, कोई बात नहीं है जी। हम लोग ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं। ठीक है। लेकिन लोकतंत्र है, इन लोग गुमराह करने का काम करेंगे तो हम लोग का भी ये दायित्व है कि जनता को जागरूक करना, जनता के बीच जाना, तो जनता को यानी आवाम को सही बेदार बात को करने के बताना। नाम पर क्या कुछ अभी होगा? पिक्चर अभी बाकी है, ऐसा नवाब मलिक भी ट्वीट कर चुके थे। ये पिक्चर आखिर कितनी लंबी है, इसका जवाब फिलहाल देना मुश्किल है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजू पर अपना वक्त देने के लिए, और नाज़रीन आपका भी शुक्रिया न्यूज़ 18 उर्दू के साथ बने रहने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।